इलायची बीते 2 सालों से मसाला कारोबारियों के निवेश के लिए खासी पसंद बनी हुई है और हम देखें तो बड़ी इलायची का उपयोग सदियों से मिठाइयों और विभिन्न व्यंजनों में होता आया है। बड़ी इलायची पर मोलतोल इंडिया आज इस कमोडिटी पर चर्चा कर रहा है और हमारे साथ हैं विख्यात विश्लेषक और यूट्यूबर हिमांशु गौर, जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है हिमांशु गौर व्लॉग। हिमांशु जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। विख्यात मत बोलिए, धन्यवाद आपका। सबसे पहले मोलतोल को धन्यवाद कि उन्होंने इस काबिल समझा मुझे और मुझे सेवा का मौका दिया। आप लोगों को धन्यवाद। विख्यात आप लोग हैं, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ और थोड़ी सी जानकारी रखता हूँ बस। जी नहीं, लेकिन मैं काफी लंबे समय से देख रहा हूँ कि आप जो है पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्र पर बैठकर और बड़ी इलायची और जीरा, प्याज और दूसरे व्यवसाय के बारे में भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि एक्सपोर्ट का व्यापार कैसे किसी देश के साथ किया जा सकता है। देखिए बहुत लोग ये लर्निंग चाहते हैं कि एक्सपोर्ट का हम व्यापार कैसे करें और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप एक ट्रेडर होकर के उस ट्रेड का राज बताते हैं कि एक्सपोर्ट व्यापार कैसे करें। चलिए अब अपन चर्चा करते हैं बड़ी इलायची पर। तो हिमांशु जी सबसे पहले आप यह बताएं कि आप कितने साल से बड़ी इलायची की फसल का सर्वे कर रहे हैं। मेरा तो देखिए बड़ी इलायची को अगर लेते हैं तो 25 से 30 साल के करीब हो गए, जिसमें नेपाल घूमना, भूटान घूमना, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन और दार्जिलिंग, हर जगह मतलब बड़ी इलायची में ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई ऐसा फार्म नहीं है जहां मैं कभी घूमता नहीं था। क्योंकि कारण है इसका कि एक लॉन्ग टाइम पहले मैं लोगों को माल दिलाने का ही काम करता था, इसीलिए वो सर्वे जो है नेचुरली होगी अपने आप ही। इसीलिए हर जगह पे किसान, मोस्टली मेरी व्यापारियों से ज्यादा किसानों से जानकारी ज्यादा है, क्योंकि खेतों में घूमना, जंगलों में घूमना मतलब किसानों से जानकारी होगी। तो किसानों के साथ घूमते घूमते हर चीज के बारे में पहले से ही पता चल गया कि भाई आगे क्या होने वाला है इसके अंदर। जी और हिमांशु जी, देश में ऐसे किस किस राज्य में बड़ी इलायची की पैदावार होती है और भूटान और नेपाल की बात की जाए तो वहां कौन कौन से इसके एरिया पैदावार के मुख्य रूप से जाने जाते हैं। देखिए भूटान तो, आप भूटान में तो अपन हम लोग भूटान ही बोलेंगे, लेकिन नेपाल की अगर बात करते हैं तो इलम हो गया, तापलेजुंग हो गया, ये दो मेन एरिया हैं जहाँ सबसे ज्यादा इलायची होती है। और उत्तर पूर्व भारत की अगर बात करते हैं तो उसमें अरुणाचल में सबसे ज्यादा होती है। पहले नागालैंड में होती थी लेकिन नागालैंड जीरो हो चुका है। और उसके अलावा सिक्किम, सिक्किम में बहुत सारी जगह पे होती है, जैसे ही गांव वगैरह हो गया। ये सब गांव के नाम लोग जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को नाम जो पता जी है वो जी सिंगताम, गैंगटोक यही पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता है। जबकि गैंगटोक, सिंगताम के अंदर किसी तरह की कोई इलायची नहीं होती है। वो सारा का सारा जो है ही गांव वाला एरिया है जो नेपाल को टच करता है, उसी एरिया के अंदर ये सारी इलायची होती है। दार्जिलिंग में भी कुछ जगह इलायची होती है, लेकिन दार्जिलिंग में भी उन्हीं एरिया में होती है जो नेपाल को टच करता है। मतलब ये समझ लीजिए कि जो नेपाल की पहाड़ियां हैं वही पहाड़ियां भारत के अंदर है, उन्हीं के अंदर ये इलायची सबसे ज्यादा होती है। जी। आपने सर भारत, भूटान और नेपाल की बात कही, क्या कोई अन्य देश में भी कभी बड़ी इलायची को पैदा करने के प्रयास हुए और अगर हुए हैं तो कौन से ऐसे देशों में हुए थे। बहुत सारे देशों में प्रयास किया गया, जिसमें एक नंबर इंडोनेशिया है, दूसरा चाइना है। लेकिन वो क्वालिटी जो है, जो भारत की क्वालिटी, क्वालिटी के अंदर अरोमा, ऑयल कंटेंट जो होता है भारत की बड़ी इलायची में, वो विश्व की किसी भी इलायची में नहीं होता है। इसी वजह से विश्व के अंदर अगर इलायची अगर एक्सपोर्ट होती है तो वो या भारत की होगी, या फिर वो नेपाल की होगी, या फिर होगी भूटान की। इसका भी कारण है कि पहाड़ सारे एक ही हैं, देश अलग अलग हैं लेकिन पहाड़ अलग हैं, इसीलिए सेम क्वालिटियां इन तीनों जगह के ऊपर होती हैं। जी हिमांशु जी, अभी आपने मुझे पता आपकी और मेरी पिछले दिनों बात हुई थी, आप तब मेघालय में थे और आप हाँ अलग हाँ। अलग जगह हमेशा सर्वे करते ही रहते हैं। तो अभी जो भारत के जिन एरिया की आपने सर्वे करी, जहां आप गए, आपने देखा फसलों को, क्या हालात हैं कैप्सूल के और फसल के। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले नेपाल से, क्योंकि नेपाल में भी पूरी सर्वे करके आया हूँ। बहुत दिन मैं नेपाल के अंदर था और गांव गांव घूमा हुआ। तो नेपाल की कंडीशन तो बहुत मतलब दया वाली है किसानों के प्रति, क्योंकि किसानों किसानों के पास चलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, इतनी फसल खराब है। क्योंकि जिसके ओह, खेतों के अंदर यूं समझ लीजिए कि 500 केजी माल आता था, वो 50 केजी भी निकालने में सक्षम नहीं है, 50 केजी भी नहीं निकलेगा वहां पे माल। क्योंकि एक्सेस जो है गर्मी, फिर एक्सेस बारिश, फिर एक्सेस गर्मी, इसकी वजह से क्या है, उसका जो फूल जो है खत्म हो गया। क्योंकि एक फूल जो होता है
उसमें 40-40, जी 50-50 दाने निकलते हैं, लेकिन अभी जो फूल है उसके अंदर किसी भी फूल में 2 दाने से ज्यादा दाना नहीं है। और दाना है, लेकिन सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम साइज छोटी हो गई है उसकी, तो मतलब कि उसका वेट जो है, वेट खत्म हो गया उसका, अब उसके अंदर वेट नहीं है, तो मतलब कि वो किसी काम का बचा ही नहीं, मतलब इस तरह की कंडीशन नेपाल के अंदर है। और सिक्किम की अगर बात करते हैं तो आपको भी पता ही होगा कि सिक्किम में कितने फ्लड आए, कितनी बारिशें आई, कितने लैंडस्लाइड्स हुए, जी तो उसकी वजह से भी वहां की फसल जो है मोटा मोटी खत्म है। यूं समझ लीजिए कि जहां 100 केजी आता था फॉर एग्जाम्पल, वहां 20 केजी भी अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और दार्जिलिंग की बात करते हैं, पहले से ही कम था वहां, और इस बार जो है, इस बार भी कम है, क्योंकि वहां पे भी जो है दार्जिलिंग जैसी जगह में भी गर्मी पड़ी है। और जब दार्जिलिंग जैसी जगह में गर्मी पड़ेगी तो फिर फसल बचना मुश्किल है। अरुणाचल की बात करते हैं तो अरुणाचल में भी जो पिछले साल जितना आया था उससे 4-5 हजार बैग कम ही आने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। और दूसरा, किसान इस बार माल देंगे नहीं, वो माल को पकड़ करके रखेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ऐसी तेजी जो है कभी मिलने वाली नहीं है। इस वजह से वो अपनी रेटों में बेचेंगे, मार्केट के हिसाब से वो नहीं बेचेंगे। जी हिमांशु जी, लास्ट ईयर अगर ये टोटल प्रोडक्शन हम ले लें, पहले भारत का फिर नेपाल और भूटान, तो कितना था? और इस साल जो अभी तक आपने सर्वे किया है, आज की स्थिति में कितना उत्पादन हो सकता है? कल के हम मौसम की पुष्टि नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके व्यूवर्स को ये समझाना चाहूंगा कि भूटान जो गिनती में लेते हैं इंडिया वाले, वो बेकार की बात है। भूटान कभी भी गिनती में नहीं आता इंडिया के बाजारों के अंदर। इसका सबसे जी बड़ा कारण है कि भूटान जो है डायरेक्ट एक्सपोर्ट करता है, और भूटान का 100 में से 100 केजी अगर माल होता है तो उसमें से 90 केजी जो है भूटान खुद एक्सपोर्ट करता है, और वो भी बांग्लादेश चला जाता है वो। तो मतलब कि पहली बात ये होगी कि भूटान की वजह से भारत के बाजारों में किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है कि भैया माल ज्यादा आ गया, प्रॉब्लम होगी, ये हो गया, रेट गिर गया, जी वो कभी भी नहीं होता है। असर जो मेन पड़ता है वो नेपाल के माल से ही पड़ता है, और माल सेकंड असर पड़ता है अरुणाचल से, मतलब उत्तर पूर्व भारत से। तो देखिए, उत्तर पूर्व भारत और नेपाल की अगर बात करते हैं, दोनों मिलाकर के भी मेरे हिसाब से ज्यादा अगर बैग निकलने वाले होंगे तो मुश्किल से 30 हजार, 35 हजार, और इसको अगर मिलाते हैं तो 10 हजार में 40-45 हजार बैग मैक्सिमम आने के चांसेस हैं इसके अंदर। और लास्ट ईयर कितना था सर ये उत्पादन? ये लास्ट ईयर समथिंग 75 से 80 हजार बैग के करीब आए थे मैक्सिमम। यानी इस बार काफी गणित गड़बड़ा सकता है उत्पादन गणित का। पूरी गड़बड़ा जाएगी। कारण क्या है कि कहने के लिए कहते हैं कि बहुत फसल है, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख के आ चुका हूँ, तो वहां इतनी फसल नहीं है जितना बोला जाता है कि भैया वहां फसल है। क्योंकि देखिए, इसमें कुछ ऐसे तत्व भी शामिल होते हैं जो अपने फायदे के लिए रेटों को गिराना या बढ़ाना ये सब करते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, अगर रेटें अगर गिरती हैं तो इस बार किसान को होगी और किसी को भी नहीं होगी, क्योंकि इस बार तकलीफ के अंदर किसान है, बाकी कोई भी नहीं है। जी हिमांशु जी, अभी आपने एक बहुत बात कही जो बहुत लोगों को नहीं पता थी कि भूटान से डायरेक्ट एक्सपोर्ट ट्रेड होता है। अब जैसे नेपाल ने भी यही कहा कि हम भारत पर अपनी निर्भरता को समाप्त करके और दूसरे देशों को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने की ओर मुड़ेंगे। इसका पूरे ट्रेड पर क्या असर दिखाई देगा इस साल? देखिए, मैं इस बारे में भी वहाँ चर्चा कर चुका हूँ और कुछ लोगों से मिल भी चुका हूँ जो मतलब यूँ समझ सकते हैं मिनिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं वो लोग, एग्रीकल्चर डिवीजन जी वगैरह के अंदर। तो उनका इस बार मानना ये है कि अगर हमारे यहाँ अगर 100 केजी इलायची होती है तो उसमें से कम 60 केजी वो खुद एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको चाहिए डॉलर, मतलब कि अपने देश की ग्रोथ के लिए डॉलर चाहिए ही होता है। तो इस बार वो उस जी चीज के पीछे लगेंगे। तो इससे होगा क्या कि आज की डेट में जो भारत के अंदर जितनी भी तरह की तेजी और मंदी बनाई जाती है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। क्योंकि कारण है कि आपको शायद ये भी पता नहीं होगा कि नेपाल ने कभी बड़ी इलायची यूज नहीं करता था। प्रेजेंट टाइम में नेपाल अच्छा में भी बड़ी इलायची ऑन यूज होने लगी है, जैसे अपने इंडिया के अंदर खपत होती है वैसे नेपाल में भी खपत होने लगी है। तो हम लोग अगर जी कैलकुलेशन लगाते हैं कि 100 केजी नेपाल में हुआ तो उसमें से 10 से 20 केजी तो नेपाल खुद अपने कंट्री के अंदर यूज कर लेगा खाने पीने में। 60 जी अगर 60 केजी अगर वो एक्सपोर्ट कर देता है तो पीछे माल बचा कितना? पीछे तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसका मतलब ये होगा क्राइसिस जो है भारत के अंदर जो है बड़ी इलायची को लेकर के हो सकती है, अगर वो खुद और एक्सपोर्ट चालू कर देता है फुल फ्लैश के अंदर। तो फिर जो अब तक हम भारत से जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, यानी इस बार हम काफी परेशानी में होंगे। बिल्कुल, इस बार जो अभी जो एक्सपोर्ट हो रहा है, अभी अगर नेपाल ने अगर अपना एक्सपोर्ट चालू कर दिया तो भारत से एक्सपोर्ट कम होगा, नेपाल से डायरेक्ट होना चालू हो जाएगा। जी तो एक चीज यहाँ पर और मैं जानना चाह रहा था कि एक्सपोर्ट में किस तरह से फिर प्राइस मूवमेंट या हम कहें कि डिमांड सप्लाई देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर के हमारे जो एक्सपोर्ट कमेंट्स होते हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे,
जो सौदे हाँ। किए हुए थे, क्या वो संकट में पड़ेंगे या अभी एडवांस देखिए, सौदे अगर नहीं उन्होंने किए हुए हैं? अगर नीचे के रेट में सौदे किए हुए हैं तब तो संकट निश्चित है उन लोगों का। अगर सौदे किए नहीं है, करने वाले हैं, तो उनको कोई संकट है नहीं, क्योंकि जैसा बाजार होगा वैसा ही सौदा होगा। एडवांस में तो एक्सपोर्ट के अंदर किसी तरह का कोई सौदा होता नहीं है। मुझे अगर माल लेना है तो मैं पहले आपसे पीआई मांगूंगा, आप पीआई देंगे। आप पीआई तभी देंगे जब आपके पास माल होगा, नहीं तो आप पीआई क्यों भेजेंगे मुझे? तो इसमें संकट वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने कोई एडवांस में सौदे करके रखे हो तो संकट है। बाकी अगर आज मेरे से कोई बोलेगा कि भैया मुझे 100 kg माल चाहिए, तो पहले मैं पीआई भेजने से पहले ये देखूंगा कि मुझे मेरे पास 100 kg है या फिर नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट का नियम ही यही होता है। वो माल मेरे पास होगा तो मैं पीआई भेजूंगा, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करेंगे, मैं आपको माल भेज दूंगा। तो इसमें संकट की कोई बात नहीं है। संकट में वही आएगा जिसने एडवांस सौदे मारे हुए हैं। जी। और हिमांशु जी, यहाँ पर ये पूछना था, जैसे अपने देश की आबादी बढ़ रही है, लोगों का खान पान और रहन सहन चेंज हो रहा है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, ऐसे में डोमेस्टिक उपयोग में बड़ी इलायची की खपत हर साल कितने प्रतिशत लगभग बढ़ती होगी, और इस साल मांग कैसी रहने की संभावना है? और त्योहारी सीजन तो आप देख ही रहे हैं कि फुल फ्लेज अब चालू हो गया है, जो दिवाली तक रहेगा। दिवाली बाद भी बहुत सारे त्योहार आते हैं और शादी विवाह चालू हो जाते हैं। तो देखिए, अभी तो इसकी डिमांड जो है प्रेजेंट टाइम में तो थोड़ी सी स्लो है, अगर हम लोग आज की अगर बात करते हैं। बाकी त्योहारी सीजन आ रहा है, उसमें भी एक्सपोर्ट को लेकर के, डोमेस्टिक लेकर के, दोनों में ही डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। और दर बदर जिस हिसाब से अपने भारत की क्वालिटी जो बड़ी इलायची की है, चाहे अपन नेपाल की क्वालिटी बोले या भारत की, क्योंकि एक्सपोर्ट भारत से ही होता है, तो उस क्वालिटी की वजह से जो है एक्सपोर्ट जो है इसका कंटिन्यू बढ़ रहा है। और रही डोमेस्टिक की बात, तो वो रेगुलर बढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि बिरयानी की दुकानें आजकल हर गली के अंदर मिलती है। जहां पहुंच जाओगे आप, वहां आपको मिलनी मिलनी है। और बिरयानी जी जैसे जी। आइटम के अंदर बड़ी इलायची चाहिए चाहिए। जैसे जैसे बिरयानी का ट्रेंड बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी खपत भी एक्सेस बढ़ती जाएगी। तो फिर हम खपत को पूरा कैसे कर पाएंगे? ये खपत को पूरा करने के लिए बस यही है कि जो किसान है उनको सपोर्ट मिले और वो किसान वापस से उसको पैदा करे। अन्यथा अगर बड़े व्यापारी अगर अपने फायदे के लिए ये सब चीज करते रहेंगे और किसानों ने अगर किसानी छोड़ दी, तो फिर क्राइसिस निश्चित है। फिर खपत को, मतलब डोमेस्टिक खपत को ही पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हिमांशु जी, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमेशा मेरे मन में भी उठता है, खासकर शायद उत्तर भारत और जो दक्षिण भारत की तरफ जो भी लोग रहते होंगे पूर्वोत्तर को छोड़कर, उनके मन में हाँ। उठता है कि सिलीगुड़ी इसके ट्रेड का एक बड़ा सेंटर है। असम भी जी। है, गुवाहाटी वगैरह भी है, आप रोजाना बताते भी हैं उनके बारे में। और फसल ये पूर्वोत्तर की है, हाँ। लेकिन हाँ। डिसाइड व्यापार होता है ग्वालियर से। ये क्या हाँ। हाँ। समीकरण है कि जबकि हम देखते हैं, आपने देखा होगा, जीरा जैसे है तो गुजरात और राजस्थान से तय होगा, काली मिर्चे है तो कोची से तय होगी। बहुत सारी जो फसलें, जो मसाले कोचीन में होते हैं, या नारियल की हम बात कर ले, नारियल नारियल तेल तो तमिलनाडु और केरल से तय होता है प्राइस, लेकिन बड़ी इलायची में देखते हैं तो ग्वालियर आ जाता है। ये क्या बात है? देखिए, इसमें समीकरण कोई बड़ा नहीं है, उसके लिए उदाहरण भी कोई बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर पूर्व भारत के लोग या नेपाल के लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत स्टॉक करते हैं, लेकिन उत्तर पूर्व भारत के लोग जो है बिल्कुल भी स्टॉक नहीं करते। जैसे कि अभी सीजन चल रहा है, वो माल नहीं जी रखेंगे। और मैं, अगर मैं व्यापारी भी हूं, तो मैं माल खरीदूंगा, बेचूंगा, खरीदूंगा, बेचूंगा। ऐसा करते करते क्या है कि ग्वालियर एक, यूं समझ लीजिए कि हब बन गया स्टोर करने की जगह। एक तरह से क्या होता है कि ऐसा नहीं है जैसे कि अब असम की इलायची बोलते हैं, जबकि असम में तो इलायची नहीं होती है ना, इलायची तो अरुणाचल में होती है, लेकिन बोलते हैं जी असम की है। उसी तरीके से असम से, सिलीगुड़ी से ये लोग माल ग्वालियर ले जाकर के, ग्वालियर के अंदर एक बड़ा स्टॉक रखा गया। अब वो जब स्टॉक सबसे ज्यादा वही है, तो भैया मंडी, फिर उस चीज की मंडी वही बड़ी हो जाती है जहां स्टॉक सबसे ज्यादा रहेगा। सिलीगुड़ी और गुवाहाटी, ये दोनों लंबे स्टॉक नहीं रखते हैं। इनका काम है खरीदना और हाथों हाथ बेच देना, जिसको भी बेचना है, जो समय, जिस समय जो भाव होगा। ये स्टोर करने की सिचुएशन तो अभी पैदा हुई है जब से इसके अंदर तेजी आई है। अन्यथा ये कोई भी जो है स्टोर नहीं करते थे, मतलब होल्ड नहीं करते थे माल को, आया बेच दिया, आया बेच दिया। उसके अंदर क्या है कि सबसे ज्यादा माल जो है ग्वालियर के लोगों ने खरीदा, व्यापारियों ने जी। खरीदा, वहां पे अच्छा खासा स्टॉक कर लिया। इसलिए ग्वालियर का नाम जो है ज्यादा आने लग गया इसके अंदर। तो हिमांशु जी, एक नए ट्रेडर को, जो नया इन्वेस्टर है या नया ट्रेडर है, उसे आप क्या सलाह देंगे? प्राइस कौन से फॉलो करे, ग्वालियर या सिलीगुड़ी? देखिए, इस चीज के लिए तो आपको ये देखना होगा, अगर उसको सस्ता माल चाहिए, ग्वालियर अगर सस्ता माल देता है, तो मेरी उनको राय यही रहेगी नए ट्रेडर को, कि अपना माल जो है जांच परख करके लें। क्योंकि जिस जगह पर अगर प्राइस की वेरिएशन ज्यादा हो, वहां माल में हमेशा किंतु परंतु होती ही होती है।
जैसे गुवाहाटी की बात करें या सिलीगुड़ी की बात करें तो वहाँ प्राइस वेरिएशन पर डे नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सुबह एक भाव होगा, दोपहर में एक भाव होगा, रात को एक भाव होगा। जी जहाँ जी प्राइस वेरिएशन ज्यादा है तो नया व्यापारी जो भी है, नया ट्रेडर है, वो जब भी अगर सस्ते के चक्कर में पड़ता है तो पहले अपने माल को अच्छी तरह जांच ले कि भैया जो अगर सस्ते में दे रहा है तो मुझे वही माल दे रहा है जैसा यहाँ से निकलता है, मतलब प्रोड्यूसर लोग जैसा माल बेचते हैं वैसा ही अगर उसको उस रेट में मिल रहा है तो उसको कोई आपत्ति नहीं है, वो वहां से ले सकता है। अन्यथा जो है मेरी राय यही रहेगी कि सस्ते में ना जाकर के जहां से प्रोड्यूस निकलता है माल, जैसे सिलीगुड़ी हो गया, गुवाहाटी हो गया, वहीं को प्रिफर करे। अगर वो ट्रेडिंग करता है तो ट्रेडिंग में अगर वो सस्ते में जाएगा तो कहीं ना कहीं किंतु परंतु उसको जरूर मिलेगी, ये निश्चित बात है। क्योंकि 1400 रुपए का आइटम अगर मैं 1300 रुपए में दूंगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मेरे को करनी ही है उसके अंदर। जी, यही बात आती है हमेशा कि जो उत्पादन केंद्र, उत्पादन मंडियां हैं, जहाँ किसानों का माल आता है, वहां प्राइस थोड़ा सा ऊंचा हो, और जो खपत सेंटर कह दे या ट्रेडिंग सेंटर कह दे और वहां वो सस्ता मिल रहा हो, तो कुछ ना कुछ आपने जो बात कही किंतु परंतु ये शायद हो वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये होगा ही होगा। इसीलिए सस्ते में ना जा करके अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सही माल लीजिए और सही जगह से माल लीजिए और सही व्यापारी से माल लीजिए, जिससे कि आपको पैसा देने के बाद में आपको परेशानी ना हो। अब हिमांशु जी, एक अंतिम सवाल है कि इस पूरे ट्रेड के लिए सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो देखिए किसानों को समझाना सबसे बड़ी चुनौती है। अगर किसान अगर नहीं समझे और उन्होंने फसल, क्योंकि मैं इतने किसानों से मिला हूं जिन्होंने अपनी फसलें जो है उखाड़नी चालू कर दी हैं और उस जगह पे कुछ और लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा सपोर्ट व्यापारियों का रहेगा, क्योंकि अगर उन्होंने इस साल अगर किसानों को सपोर्ट नहीं किया तो ये उनकी जो तेजी मंदी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर क्राइसिस इसमें चालू हो जाएगी। फिर ना तो वो तेजी कर पाएंगे इसके अंदर, ना ही मंदी कर पाएंगे, क्योंकि माल ही इतना होगा नहीं जिससे कि वो इस चीज से खेल सके। जैसे प्रेजेंट टाइम में कोई भी खेल लेता है कि भैया ये रेट हो गया, वो रेट हो गया। तो चुनौती सबसे बड़ी यही है कि वो लोग किसानों को सपोर्ट करें और उनको मतलब समझाएं कि नहीं भैया आपको रेट अच्छी मिलेगी, आप फसल वापस लगाइए, तभी आगे बिजनेस चल पाएगा, नहीं तो ये चलना मुश्किल होगा। जी, और जो भी हमारे दर्शक हैं वे इस पे प्रोग्राम पे अपने कमेंट जरूर करें। शुक्रिया हिमांशु जी, और सभी से मेरा अनुरोध है कि वो हिमांशु जी के यूट्यूब हिमांशु एग्रो व्लॉग और मोलतोल इंडिया को सब्सक्राइब करें। कमोडिटी जैसे एक नीरस क्षेत्र पर ये दोनों यूट्यूब चैनल जो है वो डेडिकेट आपको काफी कंटेंट परोसते रहते हैं। शुक्रिया हिमांशु जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।